अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, आरिफ चौधरी साहब और शोएबुद्दीन साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, 16 माह इकट्ठे हुकूमत करने वालों की राहें अब जुदा जुदा हो चुकी हैं। साबिका पीडीएम के सरबरा और सदर के मुतवक्की उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम से ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया और बद्दुआएं दे रहे हैं। जी हाँ, कहते हैं कि खुदा करे ये हुकूमत और पार्लियामान ना चले। ये भी गिला कर रहे हैं कि चौधरी शुजात के घर जब बड़ी बैठक की तो मुझे दावत ही नहीं दी गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस टाइम बहुत गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि इस हुकूमत के साथ हरगिज नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। ये भी कह दिया कि अब फैसले ऐवान में नहीं बल्कि मैदान में होंगे। मौलाना ने जल्द इंतखाबात में धांधली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। नौशाद साहब, सवाल पहला आप ही के लिए। मौलाना साहब अब बद्दुआओं पर उतर आए, इतना बुरा वक्त क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसको उसकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक उसके मामलात जो हैं या नताइज उसके हिसाब से नहीं आए तो यकीनन वो इसी तरह के जज्बात का इजहार करेगा। लेकिन मैं चूँकि यही बात जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहते हैं तो यही बात उनके लिए भी सादिक आती है कि आप जब बलूचिस्तान के अंदर जीतते हैं और बलूचिस्तान में जीत के आपके पास अददी एतबार से ज़्यादा वोट मौजूद हैं, यानी ज़्यादा मेंबरान मौजूद हैं, तो फिर बाकी जगहों पे धांधली का क्या मामला है। अब ये चूँकि फॉर्मूला सबके लिए है इसलिए ये JUI फे पे भी उतरता है। अब जो बात उन्होंने कही है, देखिए हम बारहा ये बात कर चुके हैं, ये बात बार बार की जाती है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी को कोई मसला है तो वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म को रुजू करे। फ़र्ज़ कीजिए कि JUI फे के किसी रहनुमा से या किसी मेंबर से या किसी जो उम्मीदवार है। साहब, यहाँ तो किसी एक को तो नहीं, यहाँ तो बहुत सौ को मसला नजर आ रहा है। पहले पीपल्स पार्टी के मसले थे, फिर उसके बाद MQM के मसले थे, फिर अब देख लें मौलाना साहब आ गए हैं, तो फिर ऐसे कैसे बनेगी PDM पार्ट 2? नहीं, PDM तो है ही नहीं। मैंने तो आपको कल भी कहा था कि ये तो एक जिसे कह लें कि PDM 2 कहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुकम्मल तरीके से इस वक्त बारगेन करने की कोशिश कर रही है, वो ये चाह रही है कि मैक्सिमम जो है वो नून लीग को जिसे कहते हैं कि एक्सप्लॉइट करे, चाहे वो गवर्नरशिप पंजाब की हो जिसकी कोई सेंस नहीं है, चाहे यहाँ से सेनेटर मुंतखब कराने की बात की जाए कि 2-3 लोग जो हैं उनके यहाँ से सेनेटर लिए जाए, चाहे वो चाहते हों कि सिंध का गवर्नर उनका आ जाए ताकि उनके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल आ जाए सिंध का। तो इस तरह की सारी डिमांड्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और उसके लिए मैक्सिमम बारगेन करने की कोशिश की जाएगी। राब्ते तहरीक इंसाफ के साथ भी जारी है यकीनन। अगर वो देखें, सियासी जमातें, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने पीपल्स पार्टी से या नून लीग से या किसी और से बातचीत नहीं करनी। ये बानी जो चेयरमैन है PTI के, उन्होंने कहा। लेकिन बाकी जो तमाम सियासी जमातें हैं उनके दरमियान राब्ते होने चाहिए। सियासत तो खैर किसी बंद गली में या अकेले या छुपकर किसी ड्राइंग रूम में या वो तो नहीं हो सकती ना। सियासत में तो दरवाजे एक दूसरे के लिए खुले होते हैं। आज जो PTI बैक कैंडिडेट्स की सबसे ज्यादा तादाद असेंबली में मौजूद है, लेकिन कोई भी उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। अभी जब असद कैसर साहब ने राब्ता किया ANP से तो इफ्तिखार हुसैन साहब ने तस्दीक करते हुए साथ ये भी कह दिया कि जी हमने उनको इनकार कर दिया है। जमात इस्लामी पहले ही इनकार कर चुकी है। सो इस तरह की जो सिचुएशन है वो नहीं बननी चाहिए। देखिए, अगर पार्लिमानी सियासत को पार्लिमानी तरीके से किया जाएगा, सियासत को सियासत के अंदाज से किया जाएगा, और अगर आप उसको कोई दो हाथ आगे निकल के या उसको किसी और अंदाज से या इंतशार से या लड़ाई झगड़े से नहीं करेंगे तो आपके पास ये गुंजाइश रहती है। तो मौलाना साहब किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? आखिर क्यों कह रहे हैं कि मैं जमीन गर्म कर दूंगा? नहीं, जमीन गर्म करें या आसमान गर्म करें, इससे करने से कुछ होगा नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर फर्ज कीजिए उन्हें ये प्रॉब्लम है कि धांधली हुई है, उनके मेंबरान को चाहिए कि वो जाकर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाएं, वहां पे ये जाके उनसे पूछें, उनसे जवाब लें। वही एक प्लेटफॉर्म है ना जिसकी जिम्मेदारी है। तो कहीं पर भी अगर कोई धांधली हुई है, इर्रेगुलरिटी हुई है, बेज़ाब्तगी हुई है, उसका जिम्मेदार और उसका जवाबदेह इलेक्शन कमीशन है। लेकिन नौशाद साहब, आपको नहीं लगता ये लेन देन का मामला है? मौलाना साहब को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही मौलाना साहब की तो मैंने लेन देन की बात नहीं की। मैंने तो पीपल्स पार्टी पूछ रही हूं आपसे कि मौलाना साहब को कोई लेन देन का मामला है? देखिए, अभी तो लेने देने वाली कर नहीं पा रही। प्रॉब्लम यह है कि लेन देन वहां शुरू होता है जहां पर आपकी कोई पोजीशन होती है। अच्छा। फर्ज कर लीजिए कि अगर मौलाना साहब के पास कोई इतनी नशिस्तें होती जिसके बिहाफ पे वो लेन देन करेंगे ना, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं
तो फिर आप लेन देन कैसे करेंगे? कोई भी जमात जो है, आज पीपल्स पार्टी जिस पोजीशन के साथ, जिन सीटों के साथ, 53-54 सीटों के साथ अगर नेशनल असेंबली में मौजूद है, तो हम उससे कोई भी शख्स बात करेगा ना। नून लीग के पास कोई 4 सीटें होंगी तो वो बात करेगा। अगर फर्ज कीजिए कि नून लीग के पास 10 सीटें होती, तो क्या आपको लगता है कि कोई और जमात जो है वो नून लीग से बात करने चल पड़ती या उसके बात करती? बावजूद इसके कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ये दावा किया जा रहा है, कल जो शहीद शहजाद साहब के घर बैठक हुई, उसके बाद हमें ये सुनने को मिला कि वो ये कहते थे, दावत नहीं दी गई। वहां ये बात की गई कि जी चले पीटीआई से भी बात की जानी चाहिए, पीटीआई को भी शामिल किया जाना चाहिए इन मामलात के अंदर, और एक ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक कंसोलिडेटेड कमेटी बनाई जा रही है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि कोई ये चाहे कि मैं किसी चीज का हिस्सा बनूं, लेकिन अगर मैं ही नहीं बनना चाहता तो कोई इसके अंदर कैसे बढ़ेंगे? चलिए यही सवाल लेके मैं आरिफ चौधरी साहब के पास जाती हूँ। आरिफ साहब, हम मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी का जिक्र कर रहे हैं। मौलाना साहब बड़े गुस्से में हैं और उन्होंने स्टेटमेंट्स भी कुछ इसी किस्म की दी हैं कि मैं ज़मीन गर्म कर दूंगा। आखिर किससे नाराज हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब? कोई लेन देन का मामला है? अंदरूनी खबर क्या है आपके पास? आपको क्या लग रहा है कि क्या नून लीग सेटिस्फाई नहीं कर पा रही मौलाना साहब को? बहुत शुक्रिया। मौलाना की नाराजगी की बुनियादी वजह यह है कि वही बात है जो नून के साथ किए गए थे, मौलाना साहब समझते थे कि वो भी उसमें शामिल हैं, और वही बरसात जो उन पे बरसाई गई नून पे, जिस तरह सीटें दी गई, मौलाना कहते समझते ये है कि भाई हमारे साथ भी आपका वादा था, हम भी साथ थे इस इमरान खान को बाहर निकालने में, इसको गिराने में। आज मैं क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? मौलाना का जो केस है उसे शायर की जुबान में यूं कहते हैं कि दिल दे बूटे जहूर प्यासे रहे, जाके क्या बसी घटा सजना। यानी मेरी जो हमारी सूरत हाल है वो वैसे की वैसी, गरीबा ते कोई कुछ भी नहीं होया ते जनाब उधर ही फिर सारिया बाराने रहमत जेड़ा है वो सारे दा सारा उधर होया है नून। सो बुनियादी तौर पर मौलाना का जो केस है वो नून के खिलाफ नहीं, मौलाना का केस जो है वो उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने नवाजा है नवाज शरीफ को। जो तो मौलाना का केस इस वक्त इसलिए मुश्किल, ये बात नौशाद साहब ने जैसे कही कि मौलाना जो है वो पीछे रह गए, और जो लोग जो थे, जिस तरह आपने लश्करी रईसानी ने अपना इंटरव्यू दिया है या दूसरे लोगों ने, बहुत सारे जो थे वो इसमें शामिल ही नहीं होना चाहते थे इस तरह की सूरत हाल में कि इलेक्शन वो लड़ के जीत के लोगों के इत्माद के साथ आना चाहते थे, और जो अगर इस तरह की मेहरबानी की जाए इसे कबूल नहीं कर रहे थे। असल में ये सारे का सारा नुकसान है जो इस वक्त हम जो मर्जी कहें कि जी क्यों इकट्ठे नहीं बैठते, क्यों ये नहीं होता, ये सब कुछ हो जाना था अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो जाता। और लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन के नतीजे में वो जो उनके मतलूबा मकासद थे मुक्तदरा के, वो नहीं हो रहे थे, इसलिए सारी सूरत हाल पैदा की गई। आप देखें इस तरह का इलेक्शन, इसका नुकसान क्या क्या हुआ है। यानी इससे थोड़ा सा हट के मैदान से जरा देखें कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून को तो आपने चलो जहां भी रख लिया, अपना लाडला बना लिया, लेकिन उसके साथ आपकी वो जो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान के लोग आपके साथ नहीं रह गए, उनकी नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो बिल्कुल खिलाफ हो गई। इसी तरह आप देखें कि केपीके के अंदर एएनपी जो थी वो उनकी वोट उनके पास थे या नहीं थे। वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास स्ट्रीट पावर है, जो शुरू से लेकर पाकिस्तान के साथ उसके मामलात बड़े इस तरह के रहे हैं कि वली खान के जमाने में एस्टैब्लिशमेंट गद्दार समिति थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस धारे में शामिल हुए और उन्होंने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज के साथ मिलकर सियासत की। अब हमने उससे भी हाथ धो लिए, तो अब इस तरह आप मुझे ये बताएं कि इसके नतीजे में हम कहाँ खड़े हैं। यानी जो अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस वक्त दाव पे बैठी है कि जनाब आप इनको फंसा दें, चूंकि ऐसी सूरत हाल में ये गवर्नमेंट चलेगी नहीं। और आप जो नुकसान होगा वो इनका होगा, इनके फायदा होगा, इन पे मलबा डल जाएगा। आप इस सारी सूरत हाल में आपने जब पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म को हवा दी है, तो उसके नतीजे में आप तवक्को ये करते हैं कि आपसे जो कुछ हुआ है, आपने जो कुछ किया है वो हजम हो जाए और सारे लोग आराम से आपस में बैठ जाए। ऐसे बैठ नहीं सकते आप, या किसी के साथ भी इस तरह की रियायत ना करते, तो या अगर करते तो फिर जिन जिन के साथ आप वादे किए हुए थे उन सबको नवाजते। वो वादा वफा करते तो फिर मुश्किल हो जाती। वादा वफा तो तब करते जब अवाम की हमायत हासिल होती, लेकिन यहाँ तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें धांधली का रोना रो रही हैं।
इतनी वोट सीटें दी है। बैंक जो है वो स्ट्रांग नहीं था, यूथ ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ, वाह, लेकिन नवाज शरीफ को तो आपने नवाज दिया। यानी आज भी आप देखें जिन लोगों को इलेक्शन के बाद भी जबरदस्ती शामिल किया जा रहा है, वो किस पार्टी में शामिल किया जा रहा है? नून में किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वो जो थे साथी, उसी तरह पीडीएम वाले वो जो इस तवक्को में बैठे हुए थे कि जी बात ऊपर होगी है, तो वो ये समझते थे कि बात अकेली नवाज शरीफ की नहीं हुई, पूरे के पूरी उसी तरह की पीडीएम की बात है। अच्छा। तो अब हाँ, वो अपनी वही गेम समझते थे कि जी हम सारे, बहुत सारे लोग मुतमिन थे, वो कहते थे कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। शोएब साहब से सवाल मैं करना चाहूंगी अब। शोएब साहब, आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो एहतजाज है, जो उन्होंने ऐलान कर दिया है एहतजाज का, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है हफ्ते वाले दिन, तो ये मौलाना के साथ मिलकर सड़कों पर आएंगे? सना, बात ये है कि मामले की एक माजी भी होता है। पाकिस्तान की 3 जमातें हैं जो पाकिस्तान के क़याम से पहले थी, एग्जिस्ट करती थी, जिसमें एक मुस्लिम लीग है, हाँ जी, एक जमीयत उलमाए हिंद थी, उलमाए इस्लाम हिंद जी, जिनका इस वक्त पाकिस्तान में मौलाना मुफ्ती महमूद और उनकी ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है। एक जमात इस्लामी मदूदी साहब की। अब हालत ये हुई है कि मुस्लिम लीग बट के इधर से उधर से, कभी सरकार की पार्टी बाकी कर रही है कहीं ना कहीं, लेकिन आज इस इलेक्शन में जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान की जमात इस्लाम का बिल्कुल दिवालिया निकल गया है जी, जिसे कहते हैं ना बैंकक्रप्ट हो जाना। हाँ। अब इसमें मसला ये है कि मौलाना की जो पार्टी है ये सिर्फ 2 सूबों में अपना वजूद रखती है, एक बलूचिस्तान में और एक केपी, और एक केपी में जी। केपी के अंदर गुज़श्ता 13-14 साल में इनको खत्म कर दिया पीटीआई ने। 2013 में उन्होंने इनके पहली दफा वहां पे ये संभाली सूबे की हुकूमत, हाँ जी, 2018 में आए, और अब 2024 में उन्होंने, तो आप अंदाजा लगाएं कि तकरीबन 100 से ज्यादा नशिस्तें ले गए हैं जी 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 जी, 115 करीब में। तो किसी को छोड़ा ही नहीं, वहां पे कोई बचा ही नहीं है, चाहे वो एएनपी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे मौलाना है। अच्छा, मौलाना की जमात का सफाया हो गया। मौलाना 2018 में भी हारे, हाँ जी, और अब फिर हार गए, उनके बच्चे भी हार गए। ये उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। तो शोएब साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं ना कि जो धांधली अब हुई है वो 2018 से बदतरीन धांधली है, और ये जो सब कुछ किया गया है वो जानबूझकर किया गया है, खास मकसद के तहत। देखिए, इस वक्त आप जो मर्जी करें, नौशाद साहब नाराज हो जाएंगे, अच्छा, लेकिन सच ये है कि मैंने ऐसी मुनफरिद धांधली नहीं देखी। अच्छा, कमाल हो गया। आज से पहले किसी हम हमेशा सुनते आए थे कि एजेंट को, पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 नहीं दिया जाता था, ताकि उसके पास सबूत ना हो कि उसे कितने वोट मिले। इस दफा धड़ल्ले से मैंने, जितने मेरे दोस्त थे जो सरकारी महकमों में जगह जगह हैं अभी भी, और पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने कहा जी हमने तो सबको फॉर्म 45 दिया है और हमें कोई रुकावट नहीं थी देने में। अच्छा, और नंबर 2, लोग वहां बैठे हुए थे लेने के लिए। हाँ जी, फॉर्म 45 चला गया। अब उसके बाद गड़बड़ हुई है उन सरकारी अफसरान के पास जो इस मुल्क पे हुक्मरान असल अशराफिया डीएमजी, इस मुल्क के अशराफिया डीएमजी, उन्होंने वो रिजल्ट ऐसे बदला है, इतनी नालायकी से बदला है कि जनाब नवाज शरीफ के हल्के में खलीक भट्ट साहब जो जमात इस्लामी के हैं, और एक दूसरे साहब पीपल्स पार्टी के असगर भट्ट, वो इनको 0 वोट दिया। ये वो लोग हैं जाली था शोएब साहब, वो फॉर्म बतौर नाजिम भी 15-15 हजार वोट लेते हैं। अच्छा, नौशाद साहब ऐड कर रहे हैं कि वो फॉर्म जाली था। आप नौशाद साहब की आवाज सुन पा रहे हैं? सोशल मीडिया एक्सपर्ट सारे इकट्ठे हो गए। दूसरा जो है, पूरे के पूरे फॉर्म 45 कल मेरियट होटल में मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया के हवाले हो जाएंगे। अच्छा, वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं शोएब साहब, इलेक्शन कमीशन ने। भाई, जो उनको मिला है वही रिकॉर्ड है असल। अगर आपके पास अटेस्टेड कॉपी मौजूद है
तो वो असल है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। शोएब साहब ने ना मसला किया ये होता है, बस। मसला ये है कि हमने फायदा ये उठाया है कि फार्म 47 को चैलेंज करने के लिए आपको अदालत में नहीं, आपको एक खसूसी अदालत में जाना पड़ता है जो 5 साल को लटकाए रखती है। ठीक और ऐसी कमाल ठीक है, की मुझे अदालत आरिफ है। साहब पे सवाल थ्रो करने दीजिए। आरिफ साहब, साबिका पीडीएम के तो सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब रह चुके हैं, तो अब उन्हें क्यों नाराज करने की कोशिशें की जा रही हैं? चौधरी शुजात साहब के घर जब बैठक की, इस अहम बैठक में उन्हें मदऊ नहीं किया गया, तो एतराजात तो उनके जायज हैं। बात वही की जो अभी नौशाद साहब ने की थी ना, वही बात है कि भाई मौलाना के पास कुछ होता तो यकीनन उन्हें जरूरत पड़ती मौलाना की, क्योंकि मौलाना खाली हो गए हैं। अच्छा। तो ये पॉलिटिक्स में इस तरह की मेहरबानियां नहीं की जा सकती कि कोई समझे कि जनाब हमें नवाजा जाएगा बिला वजह। कुछ ना कुछ आपके पास होता है। फिर तो आरिफ साहब जो थ्रेट कर रहे हैं मौलाना साहब, आपको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो कर भी सकते हैं? नहीं, मौलाना का अपना एक तरीकेकार है। अच्छा। उनका तरीकेकार क्या है कि वो दबाएंगे और गुस्सा निकालेंगे। अभी उन्होंने उस वक्त भी कहा था, पीटीआई को भी कहा था कि जी हम आपके इनके लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि जनाब आपकी तितलियों के पांव जल जाएंगे। मौलाना आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुदरत का भी एक निजाम है कि मौलाना सारी बड़े जो है वो कामयाब उन्हें कामयाबी की तरफ नहीं ले गई, बल्कि अल्टीमेटली वहां से वो फारिग हो गए। अब वो किसी ना उनके खिलाफ अगर धांधली है तो फिर बाकी कौन है जिसके खिलाफ धांधली नहीं होगी। बात तो ये है कि वो इलेक्शन जिस तरह भी हारे हैं, अब उनकी पॉलिटिकल पोजीशन जो है वक्त के साथ साथ खत्म हुई और उन्होंने जगह जो मुंतखब की है वो ऐसी जगह है जहां जमीन उनके लिए उनके पांव के नीचे से ले ली गई है। लेकिन आरिफ साहब, मुबैना तौर पर और भी बड़े सियासी बुर्ज थे जो कि हारे हैं, लेकिन उन्हें भी जितवाने की कोशिश जहां की गई, तो वहीं मौलाना साहब को क्यों नहीं की गई? मौलाना साहब ये बात बिल्कुल है, लेकिन मामला ये है कि मौलाना थोड़ा सा फर्क मैं आपको एक अर्ज करूं। क्या? मौलाना जो है ना, इनकी पोजीशन जो है बाज़ औक़ात क्योंकि ये दोनों तरफ खेल जाते हैं, और वो जो ये मुक्तदरा है, शायद मौलाना की ब्लैकमेलिंग से भी परेशान होगी हो कि आप मौलाना गिर रहे हैं तो गिरने दे। और दूसरा ये, नून तो अपने तौर पर किसी के साथ बात नहीं करेगी, नून तो उसी से बात करेगी जिनके साथ उनके हैंडलर और उन्हें लाने वाले कहेंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जो है अपनी गवर्नमेंट तो नहीं है। सो पिक्चर इज क्लियर। ठीक है, मरहूने मन्नत, तो जो किसी की मरहूने मन्नत होता है वो किसी को कुछ दे नहीं सकता। अगर मौलाना ने, इसीलिए मौलाना ने जो कुछ कहा है उन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट से कहा है, उन्होंने बाकी तो किसी से नहीं कहा। तो बेसिकली उनकी जो धमकी है वो ऊपर के लिए जिनकी तरफ से मंजूरी नहीं है। की तारीख का बदतरीन इलेक्शन कमीशन ये हमने देखा है कि जो किसी मामले में भी कोई काम ऐसा लोगों के लिए करने के लिए तैयार नहीं। अब अगर लोग फॉर्म 45 लेके गए हैं तो उस पे उन्होंने कोई अमल नहीं किया और उसमें जरा बराबर उन्होंने सुना नहीं उन लोगों को। तो इस तरह ये, और पहले भी जो कुछ उन्होंने किया मैं समझता हूँ ज्यादा खराबी जो है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन किसी और के जिम्मे डाले, लेकिन बराह रास्त जिम्मेदार तो वो है। किसी के कहने पे भी अगर वो कर रहा है तो वो जिम्मेदार है इलेक्शन कमीशन के। वो लोगों के ग्रीवियंसेस जो है वो एड्रेस नहीं कर रहा। ठीक है, उन्हें चाहिए था कि कम अज कम पहला इंतखाब जो था उसमें इस तरह धांधली ना होती, फिर धांधली हो गई है, फिर कम अज कम ये जो फॉर्म 45 वाला मसला था इसे याद कर दिया जाता। अगर अब ये कहा जाए जैसे निशाद साहब फरमा रहे थे कि जी वो फॉर्म जाली है, अब ये कभी ऐसा हुआ था कि जाली और असली फार्म दोनों जो है मार्केट में मौजूद हो? और यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद बहुत से काम ने पहली दफा हुए हैं पाकिस्तान की सियासत में। उन्होंने तो 180 हल्कों के बनाए हुए थे, इसीलिए तो दावे कर रहे थे कि 180 हल्के हैं हमारे, हम 180 नशिस्तें जीत चुके हैं। ठीक है, ठीक है। शोएब साहब से मैं ये चाहूंगी कि एक थोड़ा पॉइंट ऐड कर लें, उसके बाद मैं आरिफ साहब आपको भी जरूर मौका दूंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा है कि एक भी नतीजा इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। ये तो अंदरूनी कहानी खोलकर सामने रख देंगे मौलाना साहब अगर उनके मुतालबात जो हैं वो नहीं तस्लीम किए जाते। शोएब साहब, इस मुल्क में डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये एक खास लोग होते हैं जो खास हिदायत पे चलते हैं। सही। और वो हिदायत चीफ सेक्रेटरी से निकलती हैं, और चीफ सेक्रेटरी को कहां से आती है? वो करीब एक दफ्तर है वहां से आती है। अच्छा। वो उनको हुक्म था कि ये करना है, उन्होंने फॉर्म 47 बनाया। फॉर्म 45 जाली नहीं है,
जो ये कहता है वो बिल्कुल गलत कहता है। अच्छा। फार्म 45 जाली नहीं बनता। फार्म 45 बाकायदा तमाम पोलिंग एजेंटों को मिलता है। सही। हर पोलिंग एजेंटों को देने का पाबंद प्रिजाइडिंग अफसर। ठीक है, नौशाद साहब मेरे ख्याल से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं ब्रेक अनाउंस करूंगी। नौशाद साहब मायूसी का इजहार कर रहे हैं आपके स्टेटमेंट पे। माशाल्लाह इतने सीनियर आदमी हैं। अच्छा। अगर फॉर्म 45 के ऊपर स्टैंप ना लगी हो, किसी के साइन ना हो, अंगूठे ना हो, शनाख्ती कार्ड का नंबर ना लिखा हो, तो वो जाली होगा ना। कल मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था, एक साहब ने इनका तजजिया एक हल्के का, सिर्फ एक हल्के का, उन्होंने कहा जो पीटीआई की वेबसाइट पे फॉर्म 45 दिए गए हैं, फर्ज करें वहां 300 हल्के तो 101 फॉर्म जाली हैं जो ओरिजिनल नहीं हैं। इसी तरह से उन्होंने 16 या 18 हल्कों के फॉर्म जो है ना वो अपलोड किए हैं। वो कहते हैं इतने बड़े इतने ज्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता था उसको एनालाइज। ये उन साहब की बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल ओपन है कि फॉर्म 45 जाली मीडिया को भेजे जाते रहे हैं, लोगों तक पहुंचे हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर एक चीज आप जाली लेके मैं घर से बना के ले जाऊंगा अगर फॉर्म 45, तो उसको इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और अदालतों में अगर बात जाएगी, एक सिंपल सी बात है कि ये आज से नहीं है इलेक्शन कमीशन का प्लेटफॉर्म। आपको जब इलेक्शन में धांधली का मसला है, आप जाएंगे, आप जाके दरखास्त देंगे इलेक्शन कमीशन को, जो उनका कंसर्न प्लेटफॉर्म है वो करेगा। अब यहाँ नहीं ना, मुझे भी थोड़ी सी बात करने दीजिए। बराने रहमत जो है वो बरसती है, ये अजीब बराने रहमत है। बराने रहमत बरसती है, बड़ी खास बराने रहमत है। उसको ये पता है कि सिलेक्टेड मैंने आजाद अराकीन सबसे ज्यादा रखने हैं असेंबली में, और दूसरे नंबर पे मैंने इसको रखना है, तीसरे पे मैंने इसको रखना है। बराने रहमत ऐसे नहीं बरसती। बराने रहमत जब बरसती है तो फिर वो बरस जाती है, और उसका फायदा जो है वो तमाम को हो जाता है जो उस बारिश से फैजियाब होते हैं। ये जो गुफ्तगू है इसका कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूं। देखिए सिंपल सी चीज है, सिंपल बात है ना। अब यूथ बड़ा निकल आई, वोट जो है वो उतने ही है जितने 2018 में तो यूथ निकल आई जी। यूथ ने हमें दे दिया। भाई कौन सी यूथ दिखाओ तो सही, कहां पे है यूथ? कौन से वोट बढ़ गए हैं? साहब जलसों में कहते थे हाथ खड़ा करे 30 साल से। भाई आप जिस यूथ की बात कर रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में निकली है, वो बताएं कहां है, वो उसके वोट बताएं हमें कहां है। सिर्फ बैठ के सिर्फ खाली सिर्फ जुबानी कलामी नारे लगा के तो नहीं ना यूथ निकल आएगी। चलिए मुझे ब्रेक अनाउंस करने फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए। साहब आपका पॉइंट मैं जरूर लूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आने के बाद हम जिक्र करेंगे कि मुस्लिम नून में आखिर क्या गेम क्या चल रही है। पाकिस्तान को नवाज 2 की बजाय पाकिस्तान को शहबाज 2 का नारा नून लीग की जानिब से बुलंद किया जा रहा है। आखिर क्यों, क्या वजूहात है इसके पीछे, आपके सामने हकाइक रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान की आवाम के साथ डबल गेम हो गई है। पाकिस्तान को नवाज 2 के नारे के साथ इलेक्शन कैंपेन चलाने वालों ने अब शहबाज देने की तैयारी शुरू कर दी है। नवाज शरीफ को लंदन से लाहौर बुलाया गया कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन हालात को देखकर यूं लगता है कि कुछ भी अंडर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने तो अवामी रद्द अमल को समझा, ना ही मीडिया को समझा, और ना ही यूथ को उस तरह से सपोर्ट किया और अहमियत दी, और ना ही शहबाज शरीफ साहब को। मुस्लिम लीग नून ने अपने सिलेक्टिव मीडिया को इलेक्शन कैंपेन सौंप कर अब अपनी शिकस्त की जिम्मेदारी उन पर डाल दी है, जबकि इलेक्शन कैंपेन अपनों को नवाजा जाएगा और दूसरों के बारे में ये सोचा जाएगा कि ये कुछ भी नहीं है। तो लगता यही है कि वही लोग उनको ले दे के बैठ गए। सूरत हाल आखिर है क्या? सबसे पहले आरिफ साहब मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, नवाज शरीफ क्या वाकई फेल हो चुके हैं, या फिर उनके साथ प्रैंक हुआ और करने वाले भी अपने ही थे? ये देखें, मैं आपको एक कर्ज करूं, ये हमारे वो दोस्त, बड़े काबिल एहतराम दोस्त जिन्हें यूथ नजर नहीं आती, उन्हें कम से कम ये नजर आना चाहिए कि ये वही यूथ है जिसने मारें खाई, तकलीफ बर्दाश्त की और अपनी आदर्शें टूटती हुई देखी, इसके बावजूद वो डटे रहे। और बाकी ये जो है ना, ये बड़ा अजीब कुदरत का निजाम है कि वो कहते हैं अपने बसो बंदा किन्ना बेबस हुंदा, किन्ना ए बेबस इरादा, कदे कदे ते शावां भी दे जाता है मात प्यादा। अब ये जो थे, इनको प्यादे ने मात दी है। कभी दुनिया में इस तरह का जुल्म नहीं होता कि पार्टी से सिंबल छीन दिया जाए और उसके बाद तहाई वाहियात किस्म के मज़ाक़ खेज किस्म के निशानात दे दिए जाएं और बैलेट पेपर के ऊपर कंफ्यूजिंग आप सिंबल लगा दें और उसके बाद कहें कि जाओ ढूंढ लो भी अपनी मर्जी का निशान। और फिर कोई शख्स अगर बाहर निकलता है झंडा देकर तो उसकी भी पिटाई होती है। तो मैं समझता हूँ अभी तक कितने लोग जेलों में मौजूद हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान अगर ये कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि आपका
वो जो 9 मई वाला बयानिया था वो तो पिट गया, दफन हो गया। खुदा के वास्ते जरा कोई तो ये सोचे कि ये वो पाकिस्तान की यूथ है जिसके साथ इतना जुल्म हुआ है। कभी आप देखें जिसके बच्चे को इस तरह पकड़ लिया जाए और जेल में भेजा जाए, उसके बाद उसे कहा जाए कि जनाब आप 9 मई में इन्वॉल्व हैं, बगैर किसी तहकीक के। उसे कम से कम कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए और ये भी सोचे कि मशरकी पाकिस्तान में भी इस तरह के मुहिब वतन यही शुरू हो कह गया रहे बांग्लादेश थे। कार्ड। होश रखे जनाब थोड़ा सा। उस वक्त हालत ये थी कि जब मुहतरमान कमीशन रिपोर्ट आई तो तब लोगों को पता चला कि ये क्या हो रहा है। तो आज मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग ने ये जो कुछ किया है उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग कोई अवामी मैंडेट के साथ नहीं आ रही थी। मुस्लिम लीग एक सौदेबाजी के नतीजे में आ रही थी और वो सौदेबाजी इतनी वाज़ेह नजर आई कि आपको एयरपोर्ट से लेकर यहाँ आने तक हर जगह आपको सहूलतकारी की गई और आपके खिलाफ बाकी जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे या पॉलिटिकल पार्टीज थी, खासतौर पे पीटीआई, उसे इतना दबा दिया गया कि उसके कोई आज तक लोग आपस में कहते थे कि बस खामोशी से जाना है, वोट डालना है, पता चले कि आपका ताल्लुक पीटीआई से है। इस तरह की फिजा पैदा करके आपने कोशिश ये की कि पाकिस्तान के वो नौजवान जो पहली दफा वोट कास्ट कर रहे हैं और जिनकी इस पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता है, उनके ख्वाब आपने चकनाचूर कर दिए और उनका एतमाद इस मुल्क के जमहूरी निजाम से आपने उठा दिया। और उसका नतीजा ये है कि आज आप देखें, आपके साथ भी आज आपको गवर्नमेंट मिल भी जाए और मिल रही है, आपके साथ वो अशर होगा, आज की बात याद रखें, जो तारीख याद रखेगी, क्योंकि आपने लोगों के साथ ये जुल्म किया है, उनकी आदर्शों के साथ आप खेले हैं, उनके मैंडेट के साथ खेले हैं। और इसके बाद कहा जाता है जी इलेक्शन के पास चले जाए, इलेक्शन कमीशन। ये वो जमाना आ गया कि किसी दौर में लोग कहते थे कि यार डर लगता था लोगों को कि जाओ भी मैं अदालत में चला जाऊंगा। आज अदालत की ये हालत है। मैं वकील हूँ और 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज अब आप लोगों से आप कहते हैं कि जाओ यार चले जाओ, जाके कर लो जो करना, अदालत में चले जाओ। उसका मतलब ये है कि अदालतें खत्म हो चुकी इंसाफ से। आज मैं अगर किसी को कहूं कि जनाब अदालत के पास चले जाओ, आप मैं कहूँ इलेक्शन कमीशन के पास चले जाओ, तो ये वही बात होगी कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते हैं। वो इलेक्शन कमीशन जिसने खुद खुला के एक पॉलिटिकल पार्टी को दबाने की पूरी कोशिश की और इलेक्शन को इस बुरे अंदाज में आप मिस हैंडल किया। आज मेरे पास आज तीरा वाले आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, वो भी यही बातें कर रहे हैं, दुनिया पूरी यही बातें कर रही है, हमें नजर नहीं आ रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह की बदमज़गी और अभी भी इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज जारी करके खुद को डिफेंड कर रहा है। डिफेंड जाहिर है, ये चाहिए था कि थोड़ी बहुत तो इसकी शोई करे आप। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जानेदार नहीं है जिसका हम 45 और 47 इलेक्शन कमीशन को करे, आरिफ चौधरी साहब को भेज दे सबको। इलेक्शन कमीशन थोड़ी वो तो अब उसको तार तो वो मुकाबले कबूल है नहीं। चौधरी साहब आपके पास भिजवा देना चाहिए सबको, आप कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन तो कर ही नहीं सकता। आप अपने आप को अपनी हद तक रखें। मुझे पता है आपकी दिलचस्पियां मेरी किसी के साथ नहीं है। मैं सिर्फ एक जो वो बात किसके साथ दिलचस्पी है सर? आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ही गड़बड़ की है, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। आप कहते नहीं इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं देना चाहिए, फिर बताइए कहां चले जाए? आप कंट्रोल करना चाहते हैं प्रोग्राम को, आप हर वक्त जो आप बोलते रहते हैं। मैं तो आपको कुछ नहीं टोक रहा, मैंने तो आपको बात कही है एक। ये क्या बात हुई कि आपको आर्ग्यूमेंट किया जाए? आप कहते हैं कंट्रोल करना चाहते हैं प्रोग्राम को। मेरी बात सुने, मुझे आप रोक के नहीं, आप जब मैं बात खत्म कर लूं उसके बाद अगर कुछ सवाल आपका बनता मैं फिर सर उठ के चला जाता हूं। आप बात खत्म कर लें, मैं फिर चला जाता हूं, क्योंकि आपने तो बात खत्म करनी नहीं है। नहीं ऐसे नहीं नौशाद साहब, चले आरिफ साहब टाइम दे दीजिए। बात खत्म हुई, कर लिया तो मैंने कहा है। आपको नाराज करना ठीक है, वन बाय वन हम नौशाद साहब, मुझे लगा आपने बात खत्म की है तो मैंने बात की। ठीक है चले। नौशाद साहब आप एग्री कर रहे हैं आरिफ साहब की बात से या नहीं कर रहे हैं? आप प्लीज अपना एनालिसिस रखिएगा सामने। और मेरा सवाल में थोड़ा सा ऐड कीजिएगा। तलाल चौधरी साहब भी और नून लीग वाले खुद ये मान रहे हैं कि जो साड़ी गल हो गई है का बयानिया था उसने ज्यादा डेंट डाला है और इसीलिए वोटर जो है ज्यादा मायूस रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये किसी और की तरफ से ये तासुर दिया गया कि साड़ी गल हो गई है? ये तो नून लीग वाले तो थे ही नहीं। नौशाद साहब
नहीं, वो ये तो अता तारड़ साहब के मुंह से निकली हुई बात है ना। बात तो ये है कि जो बात मुंह से निकाली है उसका तो खमियाजा भुगतना पड़ता है। आप जब कोई बात पब्लिकली कहते हैं, मैं तो उसके बारे में कहता था, मुझे लगता है कि किसी रॉन्ग नंबर पे बात हुई थी, उस बंदे से जिससे करनी थी उससे नहीं हुई, किसी और से हो गई है। अच्छा। लेकिन देखिए, मैं ये इस तरह का तासुर जब भी कभी आएगा, फर्ज कीजिए कि ये हम इसके अंदर से मुस्लिम लीग दीन को उल्टा लेते हैं और इसकी जगह कोई और नाम डाल देते हैं, तो अगर इस तरह का तासुर कोई देगा तो उसका नुकसान यकीनन हो सकता है, और वो हुआ है। ये बात दुरुस्त है कि उसका नुकसान हुआ होगा, क्योंकि लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। मैं अगर वोट डालने जा रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं मेरे वोट से जो फैसला होना है वो होगा। सॉरी, अगर कहीं पे किसी की कोई बात हो गई है तो फिर तो वोट देने का मकसद ही खत्म हो गया, फिर तो वोटर जो है उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। सो इसलिए इस तरह की जब भी बात की जाएगी, कोई भी जमात करेगी या कोई भी इस तरह की वो सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेगी, उसका नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, नून लीग अगर ये कहती है कि जनाब जिस वक्त अगर फर्ज कीजिए अता तारड़ साहब ने ये कहा और राणा सनाउल्लाह साहब ने भी इस तरह का तासुर देने की कोशिश की, तो ये बात हमारे सामने थी। तो अगर इस तरह का तासुर उभरेगा तो नून लीग को उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जो शायद करना पड़ी भी है। लेकिन मैं मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि देखिए, मैं जब कहता हूं कि जनाब अगर किसी को प्रॉब्लम है इलेक्शन से, क्योंकि जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, मेरे इल्म के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाएंगे, आप अदालतों के पास जाएंगे, देख लिया अदालतों के पास जाके उन्होंने आपको वापस रेफर किया कि आप प्रोसीजर ऑप्ट करें। इसके अलावा कोई तरीकेकार है तो मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता मेरी नाकिस इल्मी की वजह से मैं ना कह सकता हूं। अगर कोई और तरीकेकार है तो चॉइस आप वो बता दें। लेकिन मेरी नजर में देखिए, हम जो बात कर रहे थे, हमने पहले भी ये बात की थी कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी वही यार्ड स्टिक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी वही यार्ड स्टिक है, नून लीग के लिए भी वही यार्ड स्टिक है। आप अब नून लीग भी कह रही है, वो जो उनके ये इख्तियार वली साहब हैं शायद, उन्होंने भी कहा कि जी केपीके में धांधली हुई है, नून लीग कह रही है। हाँ जी। ठीक है, सो बात यह है कि कोई भी कहे भाई जाके आप वहां इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्त दें। आप यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बातें करने से तो नहीं ना आपकी धांधली का मामला पकड़ा जाएगा। आप वहां जाके दरखास्त दें, सबूत पेश करें, सब्सटेंशियल प्रूफ दें कि जनाब ये मामला हुआ है, ये खराब है, इसको ठीक किया जाए। नहीं तो हम इसके या तो वो एड्रेस ना हो तो फिर बात आगे की तरफ बढ़ेगी ना। अब सिचुएशन ये है कि सिर्फ एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करके या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के कितने कैंडिडेट्स ने दरखास्तें जमा कराई हैं, वो जाके वहां पे इलेक्शन कमीशन के दरखास्त दें। नून लीग भी जाके दरखास्त दे, अगर उसको पता लगता है कि वो ये समझती है कि जी उसके साथ धांधली हुई है। पीपल्स पार्टी को लगता है वो भी दरखास्त दे, सबने इलेक्शन कमीशन को ही दरखास्त देनी है ना। हर उम्मीदवार ने जाके इलेक्शन कमीशन को कहना है कि जनाब मेरे ये हल्के के अंदर ये गड़बड़ हुई है। अगर वो इलेक्शन कमीशन वहां पे कोई भी मामला करता है, उसके ऊपर रेमेडियल पार्ट्स हैं, फिर उसके ऊपर अदालतें हैं, फिर आप जब वो करेंगे, वो फोरम एग्जॉस्ट करेंगे तो आप आगे जाएंगे ना, वरना वो अदालत आपको वापस भेज देगी कि आप जाके वहां पे इलेक्शन कमीशन से बात। मुझे सिर्फ इसी प्रोसेस का पता है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप इलेक्शन कमीशन साहब से पूछ लेती हूं कि इलेक्शन कमीशन कितना इंसाफ देने की काबिल है, क्योंकि इससे पहले तो हम मुतनाज़ किरदार ही देखते आए हैं इलेक्शन कमीशन का, और साथ ही साथ शुएब साहब शहबाज शरीफ के हवाले से परवेज इलाही साहब ने कहा है कि ये बड़ा जालिम है भाई, बड़ा जालिम है। तो आपको क्या लग रहा है कि छोटे भाई ने ये किसी ना किसी प्लानिंग के तहत, क्योंकि कहीं ना कहीं एनालिसिस देने वाले ये कह रहे हैं कि ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है, जो कि मंजूर नज़र है, वो तो शहबाज शरीफ ही थे, तो ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब के लिए खुद बड़ा धचका है। इज इट ट्रू? ठीक है, शुएब साहब से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आरिफ साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू। बुनियादी तौर पर यह बात इससे पहले भी की जा रही थी। हाँ जी। लोग बहुत से कह रहे थे कि ये हाथ होने वाला है नवाज शरीफ साहब से, दिखाएंगे नवाज। बिलावल साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे, कुछ अरसे पहले ही हम उनके जलसों में देखे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तो कहते थे कि देखेंगे, आपको बताएंगे होगा क्या, ये नहीं बनेंगे चौथी दफा के वजीर आजम। उसकी वजह यह है, मैं आपको एक अर्ज करूं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए नवाज शरीफ साहब काबिल कबूल नहीं थे। अगर काबिल कबूल होते तो वो 3 दफा उन्हें इस तरह फारिग ना करती। और फिर नवाज शरीफ साहब जो थे वहां उन्होंने जब फारिग हुए हैं तो लंदन में जो जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है, वो एक एक का नाम लेके यहाँ भी उन्होंने की, वहां भी की, तो इसमें मैं नहीं समझता कि वो उनका कोई कसूर है, लेकिन वो कभी भी उनके लिए काबिल कबूल नहीं थे। अब हुआ ये कि चूंकि बुनियादी तौर पर वहां नाम इनका डीलिंग जो थी वो कर रहे थे, सारी चीजें वो हैंडल कर रहे थे, प्रोग्राम उनका यही था कि अल्टीमेटली फारिग हो जाए ये, चूंकि अदरवाइज अगर वो होते, ये शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में इलेक्शन जीता नहीं जा सकता था। ये जो कुछ भी बनाया गया है, इसे उनका बनाना जरूरी था, उनको बुलाना जरूरी था, ताकि ये बताया जाए कि पार्टी बड़ी मुतहद है और नवाज शरीफ साहब की आदत कर रहे हैं, और ये जो कुछ भी होता है पार्टी की मकबूलियत वो नवाज शरीफ साहब की वजह से हो रही है। क्योंकि ये तो अगर ना होता, वरना जो शहबाज शरीफ साहब थे उनकी 16 या 18 माह की कारकर्दगी इस काबिल नहीं थी कि उन्हें लोगों के साथ पेश किया जाता अकेले।
ठीक ठीक है, मुझे शोएब साहब से सवाल करने दीजिए। शोएब साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अभी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब बहुत खुश हैं क्योंकि उसके पीछे शहबाज शरीफ साहब की ही कारकर्दगी है और जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो सब कुछ शहबाज शरीफ की वजह से हुआ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा तो शहबाज शरीफ साहब ही थे। वो तो है, वो तो खुद मानते भी हैं, उन्होंने कभी इनकार भी नहीं किया। एक बात जो GHQ का गेट नंबर 4 है, वहां से तो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ही जाया करते थे। हाँ जी। मियां नवाज शरीफ साहब तो वहां से नहीं जाते रहे। ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ? अब जो वो परेशान हैं और उनकी बेटी साहिबा जो हैं बहुत ज्यादा वजाहतें दे रही हैं उनके हवाले से कि उन्होंने सियासत से किनारा कशी नहीं की है, तो उसमें कितनी सदाकत है? क्या MNA का भी हल्फ उठा रहे हैं शहबाज शरीफ या नहीं, नवाज शरीफ या नहीं? नहीं, हल्फ उठाएंगे। अच्छा, ठीक है, हल्फ उठाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। अभी नौशाद जो कह रहे थे ना, क्या मैं मानता हूँ कि फार्म 45 जाली है, लेकिन जब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो वहां पे इन लोगों को, इलेक्शन कमीशन को भी अपने फार्म 45 पेश करने हैं और फार्म उसके मुताबिक ही गिनती होनी है। अच्छा, तो एक बात याद रखिए, नवाज शरीफ साहब के हल्के के फार्म 45 हैं, वो जमाते इस्लामी के उम्मीदवार खलीक भट्ट साहब लेके फिर रहे हैं और वो दिखाते फिर रहे हैं लोगों को, और वो टीवी पे रूनमाई भी की है उनको सारे फार्मों की, जिन पर स्टैंप, अंगूठा सब कुछ लगा हुआ है। ये एक बंदे के पास फार्म नहीं होता, एक से ज्यादा लोगों के पास है जितने उम्मीदवार हैं। तो ये चीजें अभी इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाली हैं। अच्छा, ये चीजें आगे चलनी है। ये अभी इस दफा जो गंद पड़ा है, आई एम सॉरी, ऐसा गंद पहले नहीं पड़ा। ये मुनफरिद किस्म का गंद है और इलेक्शन कमीशन ने ये खुद डाला है। गुज़श्ता 1.5 साल से इस मुल्क में इलेक्शन ना करा के 1 साल जो इन्होंने लटकाया है इलेक्शन को। आप याद रखिएगा कि मशरकी पाकिस्तान में सूबाई असेंबली के इलेक्शन में इसी तरह जीत हुई थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मगरबी पाकिस्तान में इलेक्शन ना करा के वहां पे खराबी पैदा की थी। इस दफा इन्होंने वो उस डर के मारे कि अगर इलेक्शन हो गया और पंजाब और KP में PTI आ गई तो फिर कौमी असेंबली क्या बनेगा। ठीक, ये खौफ उस वक्त भी था, सही है, ये खौफ आज भी ठीक है। ठीक है शोएब साहब, यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन एक ब्रेक से वापस के बाद तहरीक इंसाफ ने जो वजारत उज़्मा के लिए अपने उम्मीदवार का नामजद किया उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया है और साथ ही ये भी दावा कर दिया है कि वजीर आजम के लिए उनके नंबर्स पूरे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। बानी PTI ने दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के मुतवक्के वजीर आला पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ने 3 साल पुराने केस में वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं और आज जरूरत तो इस बात की है कि मिलकर आगे बढ़ा जाए, मुल्क की मईशत को सोचा जाए। लेकिन ऐसी कार्रवाइयों से क्या ये मुल्क आगे बढ़ सकता है? सबसे पहला सवाल नौशाद साहब मैं आप ही के सामने रखूंगी, आपको क्या सूरत हाल लगती है? उमर अयूब का नाम एक तो वजीर आजम के लिए क्या ठीक चॉइस है बानी PTI की? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है वो अपने हिसाब से करेगी। मैं उससे पहले 2 बातें जरूर करना चाहूंगा। एक बात यह है कि चॉइस साहब एक तरफ कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को बुलाया गया क्योंकि इलेक्शन जीत नहीं सकते थे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये नशिस्तें सारी इस्टेब्लिशमेंट ने देनी थी। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने नशिस्तें देनी थी या खेल खेलना था और ये जो कुछ हुआ उनकी मर्जी और ईमा पे हुआ है, फिर नवाज शरीफ साहब को वहां से बुला के इतनी तगोदो करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। फिर शहबाज शरीफ साहब जो PDM गवर्नमेंट थी 16 माह की, उसके बाद जो भी मलबा था उनके सर पर था, वो आगे इलेक्शन लड़के तो उस मामले को देख लेते। सो मुझे तो ये जो है ना, जो 2 डिफरेंट गुफ्तगू है वो मुझे समझ में नहीं आती। हो सकता है कि इसके पीछे कोई और कोई राय भी हो,
लेकिन जहां तक देखिए तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं वो ये समझते हैं कि जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब हैं वो मुनासिब कैंडिडेट हैं। और सीएम तो उसके केपी के हवाले से क्या देखिए, सीएम केपीके के बारे में हमने देखा है कि उनकी खासी रेजिस्टेंस हमारे सामने आपको सोशल मीडिया पर भी नजर आ रही है, अदरवाइज लेकिन वही सोशल मीडिया हमें ये भी कहता दिखाई दे रहा है कि 5 साल के सूबाई और 5 साल की कौमी असेंबली का तो टाइम उनका टेन्योर है, लेकिन मरियम नवाज अगर कैंडिडेट है सीएम पंजाब की तो उनका तो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है इस हवाले से। एक्सपीरियंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिशियन, नवाज शरीफ पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बना था, पहली दफा चीफ मिनिस्टर बना था, इमरान खान पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बना था, उससे पहले उसका कोई तजर्बा नहीं था। अच्छा। ऐसे नहीं होता, ये कोई तजर्बे की इसकी बात नहीं है। बात यह है जो सीएम केपीके की जाती मामलात हैं उसके ऊपर पार्टी के अंदर जो केपीके की अपनी जो जमात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वहां पे खासी आवाजें उठ रही हैं। असद कैसर साहब की पूरी एक लॉबी है क्योंकि उनके भाई भी उस सिलेक्शन में इंटरेस्टेड हैं सीएम अच्छा। के, फिर एक और कैंडिडेट भी वहां मौजूद हैं। इस सूरत के अंदर वहां थोड़ी बहुत आर्गुमेंट डेवलप हो रही है। मेरी इतलात के मुताबिक तो एक आध छोटा मोटा झगड़ा भी हो चुका है, जिसके बाद ये थोड़ा सा आप देखिए कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने बात करते हुए थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है उसके ऊपर, सीएम केपीके के नाम के ऊपर भी और उसके मामलात में भी। हो सकता है कि उसमें तब्दीली आ जाए, जो बात सामने आ रही है कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें पेशावर से मिल रही है कि कुछ चीजें जो है तब्दील हो सकती हैं क्योंकि वो मसाइल हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने अपोजिशन लीडर का कहा है जो हमारे मियां असलम इकबाल साहब हैं, फर्ज कीजिए कि मियां असलम इकबाल से किसी को आर्गुमेंट हो लेकिन एक पॉलिटिकल स्ट्रगल मौजूद है, वो उनके ऊपर उस तरह का आर्गुमेंट देखने में नहीं आया। सीएम केपीके के खिलाफ अगर मुखालफत सामने आई है तो ये फैसला अब बेसिकली जो बानी हैं तहरीक इंसाफ के उन्होंने ही करना है। फाइनल फैसला उनका ही है कि वो किस कैंडिडेट को समझते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर हो। लेकिन ये जो पोजीशन सामने आएगी जब आपका जो कैंडिडेट है वो सामने आएगा, सबसे पहले तो वो बंदे सामने आने चाहिए मेरी नजर में। उन लोगों को सिर्फ इन पोजीशंस के लिए आगे किया जाना चाहिए था जो कम से कम वो हलफ तो ले सके ना। अच्छा। ये ना हो कि वो इस तरह के, जिस तरह आपने बताया कि आजाद कश्मीर के जो वो केस है उसके अंदर अगर फर्ज किया कोई वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया, कोई 9 मई के मामलात हैं या कोई और केसेस हैं जिसके नुकसान ये होगा वो हलफ ही ना ले सके। अगर हलफ नहीं ले सकेंगे क्योंकि हम तो उनकी अभी तक भी जो जायदादें हैं वो जब्त की इसके केसेस हैं वो सुन रहे हैं, मुराद सईद के भी और असलम इकबाल साहब के भी, हमाद अजहर साहब के भी। इसके अलावा आरिफ चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ के जो वजीर आजम है, क्या उसके लिए नंबर पूरे कर लेगी तहरीक इंसाफ? पहली बात तो जो मेरे जिम्मे बनती है वो ये जवाब देना है जो इन्होंने फरमाया निशात साहब ने कि जी अगर ऐसा आप दोनों मेरे सवाल के जवाब की बजाय आपस में एक दूसरे को जवाब जरूर दे रहे हैं। भाई अवाम को पता लगना चाहिए ना, आर्गुमेंट हो रहे हैं तो ठीक है जी। बात है कि वो इसलिए जरूरी था कि जितना ये इलेक्शन कराना जरूरी था उतना ही ये ड्रामा खूबसूरती से रचाना जरूरी था ताकि लोगों को ये पता चले कि जनाब भरपूर इलेक्शन हुआ है और उसमें जनाब समझ आ गई आपको, भरपूर तरीके से हार गए। इसीलिए ये सारा कुछ किया गया था। अगर ये ना दिखाया जाता तो ये आज ये सजाब से आप गुजर रहे हैं, ये ना गुजरो। अच्छा दूसरी बात, ठीक है। और शोएब साहब सवाल अब आपके लिए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। शोएब साहब अब सवाल आपके लिए कि जो अभी मौजूदा हालात में गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे क्या मुल्क आगे बढ़ सकता है? देखिए अभी तो, लेकिन ऐसे में हलीम आदिल शेख की रिहाई भी है, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। नहीं, गिरफ्तारियां तो आपका क्या ख्याल है कि पीटीआई के लिए मैदान कोई सब सबज हो गया? कोई सबज नहीं हुआ। अच्छा, उनके लिए आज भी वही जला हुआ जंगल है, उन्होंने उसी में जाना है। अच्छा, ये तो आप भूल जाए कि उनके लिए कोई आसानी हो गई है। उनके लिए कोई आसानी नहीं है और मसला परसों खड़ा होगा जब वो सड़क पे निकलेंगे दोपहर को। अच्छा, ये सैटरडे को। लेकिन सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी साहब की भी है 9 मई, इसकी तरफ कुछ इशारे भी मिले हैं। और भाई अगर वो तो जीआईसी की तरफ जाए या अगर वो कैंट की तरफ जाए तो आप उनसे निपट ले, आप उनको रोके ना वहाँ पुलों के ऊपर। एहतजाज का हक तो नहीं रोका जा सकता। ऐसी क्या बात है यार? हर किसी को एहतजाज का। और एक वीडियो क्लिप ऐसे में असलम इकबाल साहब का भी सामने आया मंजर आम पर, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे लेकिन आने वाले प्रोग्राम में। अभी के लिए शोएबुद्दीन साहब, आरिफ चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।